Hello everyone, myself Gargi Sharma and I welcome you all in Law Prep Judiciary YouTube channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी एपीओ वैकेंसी अपकमिंग है एंड इसी के साथ साथ आपकी आरजीएस वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप लोगों की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक न्यू सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है एंड दैट इज़ मिनी मास्टर क्लास सीरीज़। अब आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि ये मिनी मास्टर क्लास सीरीज़ है क्या एंड इसमें हम आपको क्या क्या कवर करवाने वाले हैं। तो जैसा कि आप नेम से समझ सकते हैं, मिनी एंड मास्टर क्लास। मिनी का मतलब क्या है, हम आपको कम से कम ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करवाएंगे जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब इस मिनी मास्टर क्लासेस के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जो भी आपके माइनर एक्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम सभी वो माइनर एक्ट्स को शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम जो एक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, जो कि आपके राजस्थान एपीओ का भी पार्ट फॉर्म करता है एंड राजस्थान जुडिशरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि ये एक्ट है बहुत छोटा, दैट इज़ इट इज़ अ माइनर एक्ट, बट ये आपके एग्जाम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स आपके लिए एक एक क्वेश्चन एंड एक एक मार्क्स बहुत ही वैल्यूएबल है। इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपने एक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सीरीज़ के अंदर ये जो हमारा एक्ट है उसके जो हमारे एजेंडाज हैं, क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं, हम एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम चाहे मेजर एक्ट पढ़ें चाहे माइनर एक्ट पढ़ें, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उस एक्ट को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव था या क्या एम था लेजिस्लेचर का, वो हमें पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे जैसे ही आप बेयर एक्ट को ओपन करेंगे उसके अंदर आपको कुछ बेसिक्स दिए गए होते हैं, जैसे कि एक्ट नंबर या वो एक्ट को कब प्रेसिडेंट की असेंट मिली या कब वो एनफोर्समेंट में आया। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सिमिलरली अपने माइनर एक्ट के लिए भी डिस्कस करेंगे। देन हर एक्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है, जैसे कि कुछ एक्ट्स के अंदर आपको सेक्शन नंबर 1 ये मेंशन कर देता है कि ये एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल है एंड कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ एक्ट्स के अंदर एप्लीकेबिलिटी पहले बताई गई होती है, नॉन एप्लीकेबिलिटी फर्दर सेक्शंस में बताई गई होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी, चाहे वो माइनर एक्ट हो चाहे वो मेजर एक्ट हो, उनकी साथ में पढ़ना होता है। इसके बाद हम आएंगे अपने बेयर एक्ट के सेक्शंस के ऊपर एंड हम हर एक सेक्शन को फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गो थ्रू करेंगे। एंड फाइनली उसके बाद जब हमारा सेक्शंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कुछ एडिशनल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका केस लॉज जो आपके एग्जाम के लिए इस एक्ट से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर एक जो डिफरेंस का पॉइंट आता है सीआरपीसी और प्रोबेशन एक्ट को लेकर वो डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर जो हमारा ये फर्स्ट एक्ट है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, इसको लेकर हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। नाउ बिगनिंग विद द सेशन, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या ऐसी रिक्वायरमेंट थी सोसाइटी की या क्यों गवर्नमेंट को लगा, क्यों लेजिस्लेचर को लगा कि ऑफेंडर्स के लिए भी कोई एक्ट लाना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या रीजंस रहे थे वो हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास सबसे पहला रीज़न आता है दैट इज़ रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई पर्सन क्राइम करता है और कोर्ट उसे पनिशमेंट देता है, जब वो पनिशमेंट गो थ्रू कर रहा होता है उस पीरियड के लिए वो उस सोसाइटी से एकदम क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, उस पीरियड के लिए वो एकदम, जैसे अगर वो किसी जेल के अंदर भी है तो वो क्या है, सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। तो अब जब वो पर्सन अपनी इम्प्रिजमेंट या जो भी उसकी पनिशमेंट है वो कंप्लीट कर लेता है, तो ये एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि जब वो पर्सन वापस आए तो उसको जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम है उसमें वो वापस जाके इन्वॉल्व हो सके, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर मतलब क्या है, जो हमारी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम है वहाँ पर उसको वापस लाने के लिए, उसको वापस इन्वॉल्व करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए ये एक्ट हमारा एक ऑब्जेक्टिव रखता है, रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंडर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी नॉर्मल पर्सन कभी भी क्राइम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, या क्या सोसाइटी में वैलिड है, क्या इलीगल है। ठीक है, तो जैसे कि जब भी कोई अगर ऐसा पर्सन है, किसी ने जो क्राइम किया है, तो उस क्राइम के पीछे क्या उसका माइंडसेट रहा होगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट
चीज़ है। तो हमारा जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक ऑब्जेक्टिव रखता है कि जब वो पर्सन बाहर आए या जब वो पर्सन अपनी पनिशमेंट गो थ्रू कर रहा है तो ऐसे एफर्ट किए जाए, ऐसे एक्शंस लिए जाए, इस तरह के स्टेप्स इंश्योर किया जाए कि जो उसका माइंडसेट है जिसकी वजह से उसने वो क्राइम किया उसको चेंज किया जा सके। तो जब हम रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, रिफॉर्मेशन मतलब किस चीज़ से बना है, ये रिफॉर्म टू रिफॉर्म यानी कि उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। जो उसका माइंडसेट है या जो भी उसके सर्कमस्टांसेस हैं जिसके वजह से वो ऐसा एक क्रिमिनल बना, उस चीज़ को चेंज करके उसको एक गुड ह्यूमन में कन्वर्ट किया जा सके। सो रिफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द पर्सन। सो पहला हमने पढ़ा रिहैबिलिटेशन, दैट इज उसको मेन स्ट्रीम के अंदर इन्वॉल्व करना, एंड सेकेंड इज रिफॉर्मेशन यानी कि उसके माइंडसेट को चेंज करना। एंड जो हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है इस एक्ट को लाने के लिए, दैट इज प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ ऑफेंडर इनटू क्रिमिनल। सो जैसे कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस है सिस्टम है वो किस एक लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है, दैट इज हेट द क्राइम एंड नॉट द क्रिमिनल, ठीक है। तो जिस पर्सन ने क्राइम किया है हमें उस पर्सन से हेट नहीं करना, हमें उस क्राइम से हेट करना है। सो जब भी कोई पर्सन होता है एंड वो अगर उसने कोई ऑफेंस किया है और अगर उसे इम्प्रिजमेंट हुआ है, तो जब वो उस जेल में है तो आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि वो पर्सन जब बाहर आएगा तो वो एक गुड ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट होकर आएगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो उस जेल के अंदर ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट के अंदर आए जो हार्डकोर क्रिमिनल हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस पर्सन का हार्डकोर क्रिमिनल बनने में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाए रादर देन बीइंग अ गुड ह्यूमन, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लाया गया ताकि एक पर्सन को क्रिमिनल बनने से रोका जा सके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर, रिफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंडर एंड प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ ऑफेंडर इनटू क्रिमिनल। सो जब आपको ये ऑब्जेक्टिव या इस एक्ट को लाने के पीछे का एम क्लियर हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली आगे के सेक्शंस की स्पिरिट भी समझ आती है, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। सो बेसिक्स मतलब वही कि क्या उसका एक्ट नंबर है, क्या उसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, पार्ट्स हैं या सेक्शंस हैं, ठीक है। ये जो आपका एरिया रहता है ये आपके फॉर द पर्पज़ ऑफ एमसीक्यू या जहाँ आपके प्री बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड क्योंकि ये माइनर एक्ट है तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सो ये जो आपका टेबल है ये आपको अच्छे से ऑन टिप्स याद करनी है, चाहे ये मेजर एक्ट हो चाहे माइनर एक्ट हो, आपको हर एक एक्ट के अंदर ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। सो जो हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है उसका एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958, ठीक है। इसको असेंट ऑफ प्रेसिडेंट कब मिला, दैट इज 16 मई 1958। एंड जब हम इसके इन्फोर्समेंट डेट की बात करते हैं तो क्योंकि अभी हम राजस्थान के पर्सपेक्टिव से इस एक्ट को देख रहे हैं तो इसीलिए हमने राजस्थान की जो इन्फोर्समेंट डेट थी वो यहाँ मेंशन करी है, दैट इज 1 अक्टूबर 1962। अगर आपके कोई और स्टेट के अंदर भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आता है तो प्लीज़ उसके इन्फोर्समेंट डेट आप चेक करें, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट डेट की तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल लॉ है फिर भी डेट्स अलग अलग क्यों हैं। तो ये रीज़न क्या है, क्योंकि आपके सेक्शन नंबर 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है कि कोई भी एक्ट कब इन्फोर्समेंट में आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करके ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई करेगी। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का जो नोटिफिकेशन डेट है दैट इज़ 1 अक्टूबर 1962। एंड जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक बहुत ही छोटा सा एक्ट है एंड इसमें सिर्फ टोटल सेक्शंस कितने हैं, 19। देयर इज़ नो पार्ट, देयर आर नो चैप्टर्स, देयर इज़ नो अदर बाइफिकेशन, इसमें सिर्फ सिंपल हमारे पास 19 सेक्शंस हैं, ठीक है। सो ये आपका फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी वाले पोर्शन की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी एक्ट के अंदर जो हमारा मोस्टली सेक्शन 1 होता है वो उसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट बताता है, ठीक है। सो इसी की तरह हमारे भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो सेक्शन नंबर 1 में बताई गई है। और हमें क्या बताया गया है कि जो हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। तो क्योंकि आप जानते हैं पहले तो क्या था, कोई भी एक्ट होता था तो दैट विल अप्लाई टू इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट आफ्टर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब से आपका JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके बाद से आपका ये जो चीज़ है एक्सेप्ट वाली वो हट चुकी है एंड अब सभी एक्ट्स हमारे JNK पे भी अप्लाई होते हैं। तो इसीलिए अब सेक्शन 1 हमारा क्या है, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, ठीक है।
अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमें हर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी साथ में पढ़नी है, तो इसीलिए हम अपने पीओ एक्ट की नॉन एप्लीकेबिलिटी की तरफ चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की नॉन एप्लीकेबिलिटी की, तो हमारे पास 2 सेक्शंस दिए गए हैं जिसके अंदर हमारे पास नॉन एप्लीकेबिलिटी बताई गई है। पहला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 18 एंड सेकंड सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 19। तो आपको सेक्शन 1, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 19 को साथ में रख के पढ़ना है। सेक्शन 18 की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, दैट इज इन केसेस के अंदर आपका पीओ एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो हमें इन सेक्शंस की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपके एग्जाम के लिए सिर्फ आपको ये लॉज को, एक्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो पहला हमारे पास एक्ट है दैट इज सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897। तो ये हमें बताता है कि जहाँ पर भी आपका रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट का सेक्शन नंबर 31 अप्लाई करता है वहाँ आपका पीओ एक्ट अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। तो सिमिलरली जहाँ हमारे पास करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अप्लाई करेगा वहाँ हमारे पास पीओ एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। एंड जो थर्ड एंड लास्ट है दैट इज एनी लॉ रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर एंड बॉस्टल स्कूल। सो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी है, तो जहाँ पर भी हमारे पास जुवेनाइल रिलेटेड कोई भी एक्ट या लॉ एप्लीकेबल है तो वहाँ हमारे पास पीओ एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, सो दैट इज सेक्शन नंबर 18 जहाँ पर आपको 3 एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 19 की। सो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सीआरपीसी है दैट इज़ योर सीआरपीसी 1973। पर जब आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट देखेंगे तो हमारा सीआरपीसी तो अमेंड हो गया लेकिन हमारे पीओ एक्ट अभी तक अमेंड नहीं हुआ है, एंड इसीलिए वहाँ जो भी सेक्शंस दिए गए हैं सीआरपीसी के वो ओल्ड सीआरपीसी के दिए गए हैं, दैट इज़ योर सीआरपीसी 1898। बट जब आप एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको जो एग्जिस्टिंग सीआरपीसी है दैट इज़ 1973 की जो सीआरपीसी है उसके सेक्शंस को ध्यान में रखना है, ना कि 1898 के। तो जो हमारा सेक्शन नंबर 19 है वो क्या बताता है कि जहाँ पर भी आपका पीओ एक्ट अप्लाई कर रहा है वहाँ आपका सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि जहाँ पीओ एक्ट है वहाँ सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगा। तो यही चीज़ हमारा सेक्शन नंबर 19 में बताई गई है कि जहाँ पर भी आपके सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 562, तो ये जो 562 है दैट इज़ योर ओल्ड सीआरपीसी। ठीक है, हमें कौन सा सेक्शन याद रखना है? सेक्शन 360 याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर हमारा पीओ एक्ट अप्लाई कर रहा है वहाँ हमारा सीआरपीसी विल नॉट अप्लाई। एंड सीआरपीसी के भी हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 360 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज योर सेक्शन नंबर 1, 18 एंड 19 जो कि आपको एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीओ एक्ट बताता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं एक बेसिक सेक्शन की, दैट इज योर सेक्शन नंबर 2। तो जैसे कि आप जानते हैं इन मोस्ट ऑफ द एक्ट या तो आपको डेफिनेशन के नाम से ये सेक्शन दिया गया होता है या इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से ये सेक्शन दिया गया होता है। सो डेफिनेशंस का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको उन टर्म्स को डिफाइन करके दिया गया है जो आपके एक्ट में कहीं ना कहीं पर यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो क्या है कि वहाँ पर बार बार में हर जगह वो उस टर्म को डिफाइन करें, उससे क्या बेटर क्या रहता है, एक जगह हमारा सेक्शन बना उसके अंदर जो भी टर्म्स है उनको डिफाइन या इंटरप्रेट कर दिया गया। तो इसी के लिए ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको स्टिल इनको एक बार गो थ्रू करना है। तो जो हमारे पास पहली डेफिनेशन है दैट इज ऑफ कोड। तो जहाँ पर भी आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर कोड वर्ड दिखाई देगा, सो व्हाट इट मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड दैट टू ऑफ 1973। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोबेशन ऑफिसर जिसके रिगार्डिंग प्रोविजन हमें दिए गए हैं अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोबेशन ऑफिसर इन जनरल टर्म अगर अभी हम समझें तो एक ऐसा पर्सन जो प्रोबेशन एक्ट के अंदर जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उनको डिस्चार्ज करेगा, और इनको कौन अपॉइंट करेगा वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 13 के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब मतलब जो भी हमारे पीओ एक्ट के अंदर रूल्स ने प्रिस्क्राइब किया है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। एंड लास्ट इज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। सो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमारे इस एक्ट में यूज़ किया गया है पर यहाँ डिफाइन नहीं किया गया तो उसका मीनिंग हमें कहाँ से डिराइव करना है? दैट इज़ योर सीआरपीसी। करेक्ट। सो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं सेक्शन नंबर
2 के अंदर। सो आई होप अभी तक हमने जो भी समझा, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, डेफिनेशंस, तो वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारे फर्दर सेक्शंस हैं दैट इज़ रिलेटेड टू पावर ऑफ कोर्ट्स, दैट इज़ सेक्शन 3, 4 एंड 5, वो हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।